welcome to your very own Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority। आज से हमारी 11th क्लास की अकाउंटिंग शुरू हो रही है। हाँ बच्चों, आप लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 11th क्लास की अकाउंटिंग को भी शुरू कर दिया है, पर आप लोगों को भी रेगुलर फॉलोअप रखना है, क्योंकि अगर शुरुआत में कुछ भी मिस हो जाता है ना तो हमें आगे जाके चीज़ें समझ नहीं आती और फिर हम ब्लेम किसको करते हैं? अकाउंटिंग को। क्या अकाउंटिंग ही मुश्किल है? नहीं, अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, हमारा फोकस मुश्किल है। तो फोकस बना के आज से ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, जब हम 11th में आते हैं ना तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम खुद से करते हैं कि ये अकाउंटिंग या अकाउंट्स होती क्या है, आखिर ये चीज़ है क्या। तो आज आपके इसी डाउट को हम सॉल्व करते हैं। डोंट वरी, कोई डेफिनेशन रटा के या पढ़ा के नहीं, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप खुद डेफिनेशन बना लोगे। ये मेरा वादा भी है और ये मेरा दावा भी है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को बनाने के लिए हमें मेन चीज़ क्या करनी होती है? हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होता है। अगर कोई मेरे बारे में एज एन इंडिविजुअल नहीं जानता तो वो मेरे को डिफ़ाइन भी नहीं कर सकता। इसी तरह हम पहले अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेंगे, और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेंगे और अच्छे से ऑब्जर्व भी कर लेंगे तो डेफिनेशन कौन नहीं बना सकता। डेफिनेशन कोई मुश्किल चीज़ थोड़ी है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ अकाउंटिंग? हमारे दिमाग में भी आता है कि अकाउंटिंग आखिर है क्या। अकाउंटिंग कुछ नहीं है। अगर कोई पूछे ना कि अकाउंटिंग क्या है, तो सिंपली आंसर क्या देना कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करनी होती है। ठीक है भाई, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और उसे हम फॉलो भी करते हैं, बट प्रोसेस है क्या वो भी तो बता दो, है ना, वरना तो आप लोग डेफिनेशन बना ही लोगे। एक्चुअली जो प्रोसेस है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन से, फिर जाती है मेजरिंग पे, एंड देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एंड लास्ट में आती है हमारी एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मतलब ये पूरी की पूरी 6 स्टेप्स हैं जो हमें थ्रू आउट द अकाउंटिंग फॉलो करने हैं। इसका मतलब आप इस साल पूरे इन्हीं 6 के 6 स्टेप्स को फॉलो करने वाले हो और इनको अंडरस्टैंड करने वाले हो। पूरी 11th क्लास आपकी इन्हीं 6 के 6 स्टेप्स को समझाने के लिए बनाई गई है। तो इसका मतलब ये सिर्फ इतने तो नहीं होंगे पोर्शन में कि आइडेंटिफाई करो, मेजरिंग करो। इसका मतलब ये थोड़े डिटेल में है, तो हम उसको थोड़ी सी डिटेल अभी पढ़ लेते हैं। हमने क्या प्रोसेस देखी अभी तक हमारी अकाउंटिंग की? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरिंग द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द ट्रांजैक्शन। बट केडी ट्रांजैक्शन, सॉरी फॉर माई पंजाबी, बट आई डोंट वांट माई क्लास टू बी अ मोनोटनस वन, इसलिए आई विल बी यूजिंग सच words to make you laugh and just to entertain you. But एक चीज़ पूछनी है, whether it's केडी और केडी, कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, हमारी जो पूरी की पूरे स्टेप्स हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में, आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन 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 एंड अगेन ट्रांजैक्शन। तो सारे स्टेप्स में हम ट्रांजैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन कोई एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमें समझ लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन। तो बच्चों, अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पर बात करूं तो मेरे साथ एक दिन में या मेरे एक साल में जितनी भी घटनाएं घटी होंगी ना, अगर हम एक हिंदी वर्ड यूज़ करें तो घटनाओं को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। सपोज़ मैं मार्केट गई, मैंने कुछ परचेज़ करा, ठीक है, उसके बाद मैं लौट रही थी तो मेरे को मेरी फ्रेंड मिल गई, मेरी फ्रेंड ने मेरे से कुछ पैसे उधार या बोरो कर लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, ये जो घटनाएं हैं, ये मेरे लिए एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि मेरे पूरे दिन में क्या क्या हुआ। द सेम वे बिजनेस में जो चीज़ें एक दिन में या एक साल में या उसके लाइफ में जो चीज़ें घटी होंगी या जो चीज़ें हुई होंगी, उनको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अभी मैं आपके लिए 3-4 ट्रांजैक्शंस लिख देती हूँ सो दैट आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। ये लिख दिए हमने कुछ ट्रांजैक्शंस आपके लिए। अब इन ट्रांजैक्शंस को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। पहले, काशवी परचेज सोफ़ा फॉर ऑफिस फॉर 20,000, मतलब 20,000 का उसने सोफ़ा खरीदा है। किसके लिए? ऑफिस के लिए। उसके बाद काशवी परचेज गुड्स फॉर 50,000, काशवी ने गुड्स परचेज करें। अब गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिसमें एक बिज़नेस डील कर रहा होता है। अगर मेरा सोफ़ा का बिज़नेस है, मैं सोफ़ा बना के मैन्युफैक्चर करके सेल करती हूँ, तो सोफ़े मेरे लिए गुड्स हैं।
ठीक है। अगर मेरे पास कॉस्मेटिक्स का सामान है और मैं कॉस्मेटिक का सामान सेल करती हूँ, तो वो कॉस्मेटिक का सामान मेरे लिए गुड्स है। तो जिस भी चीज़ में आप डील करते हैं, जिसको आप सेल करने के पर्पज़ से आपने बिज़नेस को एग्जिस्टेंस में लाया है, वो हमारे लिए गुड्स हैं। अदर देन दैट कुछ भी हमारे लिए गुड्स नहीं है। तो इसका मतलब गुड्स अलग चीज़ें हैं और यह जो सोफ़ा है वो अलग है। डेफिनेटली ये इंसान या फिर काशवी सोफ़े में डील नहीं करती है, वो किसी और चीज़ में डील करती है। ओके, तो काशवी परचेज गुड्स फॉर 50,000। काशवी जिस भी चीज़ में डील करती है उसने उसको परचेज करा 50,000 का। फिर काशवी सोल्ड गुड्स फॉर 1,20,000। इसका मतलब काशवी ने अपने गुड्स जिसमें वो डील करती है उसको कितने में बेचा? 1,20,000 रुपीज़ में बेचा। नाउ काशवी परचेज कंप्यूटर फॉर 30,000 फॉर ऑफिस यूज़। इसका मतलब काशवी ने अपने ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर भी खरीदा जो कि है 30,000 का। ओके, काशवी परचेज सोफ़ा फॉर पर्सनल यूज़ फॉर 23,000। इस बार काशवी ने सोफ़ा खरीदा है बट फॉर पर्सनल यूज़ फॉर 23,000। ओके, तो ये सारी क्या है? ये सारी जो घटनाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। तो ये सिंपली अभी ट्रांजैक्शन है, अभी हमने अपनी अकाउंटिंग इन पे शुरू करी नहीं है। तो हमारी अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस जो है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। क्यों? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, तो हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो बिज़नेस से रिलेटेड होनी चाहिए ना। मैं सबकी ट्रांजैक्शन करने लेके बैठ जाऊँगी, मैं सबके लिए अकाउंटिंग करने लग जाऊँगी, तब तो मेरा तो हो ही नहीं पाएगी अकाउंटिंग ना। तो इसलिए जिस चीज़ के लिए भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई करो। हम कर रहे हैं बिज़नेस के लिए, तो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो। ये किसके लिए था? ऑफिस के लिए था। इसका मतलब ये बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है। काशवी परचेज गुड्स ऑब्वियसली बिज़नेस के लिए खरीदा है, ये भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है। काशवी सोल्ड गुड्स, ये भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है। काशवी परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस है भाई तो ट्रांजैक्शन है। पर काशवी परचेज सोफ़ा फॉर पर्सनल यूज़, अब वो तो अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रही है, बिज़नेस में तो यूज़ कर नहीं रही है, तो ये ट्रांजैक्शन तो वैलिड ही नहीं है। तो ये वाली ट्रांजैक्शन हो गई वेस्ट। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन कितनी हुई? एक्चुअली हमारे पास ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस से रिलेटेड है वो है सिर्फ 4। सो हमने पहला स्टेप अपना कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन जिस पे हमें अकाउंटिंग करनी है। नाउ मेजरिंग द ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज मेजरिंग द ट्रांजैक्शन? मेजरिंग एक्चुअली क्या होता है? हमें मनी वैल्यू से रिलेट करना होता है। मनी वैल्यू मतलब हमें हर एक ट्रांजैक्शन की अगर मनी वैल्यू पता चल जाए तो अकाउंटिंग और इजी हो जाती है। जैसे कि पहली ट्रांजैक्शन की मनी वैल्यू निकालो, इसका मतलब पहली वाले ट्रांजैक्शन में कितनी अमाउंट है जो इन्वेस्टेड है या फिर एसोसिएटेड है। काशवी परचेज सोफ़ा फॉर ऑफिस यूज़ फॉर 20,000। इसका मतलब जो पहली ट्रांजैक्शन है वो वर्थ ₹20,000 की है। इसका मतलब हम जो मेन चीज़ इससे ऑब्जर्व करने वाले इस ट्रांजैक्शन को क्या है कि सोफ़ा आया और 20,000 का आया। ओके, नाउ इसी तरह सेकेंड ट्रांजैक्शन को बताओ, चलिए बताओ। काशवी परचेज गुड्स फॉर 50,000, तो इसकी मनी वैल्यू कितनी हो गई? 50,000। लाइकवाइज काशवी ने सोल्ड कराया गुड्स 1,20,000। काशवी परचेज कंप्यूटर फॉर 30,000। तो सबकी मनी वैल्यू हमें मिल रही है। ओके, तो अभी तो पांचवी की भी देख लेते हैं मनी वैल्यू। काशवी परचेज सोफ़ा फॉर पर्सनल यूज़ फॉर 23,000। इस ट्रांजैक्शन की मनी वैल्यू है 23,000, बट हमें ये यूज़ नहीं करनी है। जस्ट टू मेक यू क्लियर कि मेजरिंग द ट्रांजैक्शन होता क्या है इस वजह से। ओके, नाउ हमें ट्रांजैक्शन अपने ऑफिस से रिलेटेड भी मिल गई और हमने उन सब की मनी वैल्यू भी निकाल ली। अब तीसरा स्टेप कहता क्या है हमारा तीसरा स्टेप कहता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इज क्वाइट सिंपल ना, कि रिकॉर्ड करो ट्रांजैक्शन को, बट कहाँ करूँ रिकॉर्ड? तो अकाउंटिंग में कुछ बुक्स बनती हैं, ठीक है। उन बुक्स में हमें क्या करना होता है? हमें अपनी जो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है। ओके, तो इसका मतलब हम इस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि काशवी ने कितना लिया, पहले 20,000 का लिया होगा कुछ, ठीक है, फिर उसने 50,000 का लिया। ओके, फिर उसने क्या लिया? फिर उसने गुड्स सेल कर दिए 1,20,000 के, ठीक है। फिर उसने क्या करा? फिर 30,000 की अगेन परचेज करी। तो ये सारी चीज़ें ना मैं एक जगह लिख रही हूँ, मतलब अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रांजैक्शन देखने जाऊँगी तो ट्रांजैक्शन तो ऐसे मिलेगी ना,
फिर उसमें से मुझे मेरी पर्सनल वाली या जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं होंगी वो साइड करनी होंगी। तो जो हमारी बिज़नेस से रिलेटेड है क्यों ना हम उसको एक जगह लिख लें ताकि अकाउंटिंग थोड़ी सी ईजी हो जाए। ठीक है, इसीलिए हम अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को एक अलग जगह रिकॉर्ड करते हैं। और पता है उस रिकॉर्डिंग को एक टर्म कहते हैं, उसको कहते हैं जर्नल। ठीक है, फिर जर्नल एंट्रीज एक्चुअली, तो हम उस जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो इस रिकॉर्डिंग से हमें एक वर्ड मिला जो कि है जर्नल, जो आगे जाके काम आएगा। ओके, सो मूविंग ऑन, क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन। अब हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, अब इसमें से क्लासीफाई करना है, मतलब कुछ अलग अलग करना है। अलग अलग एज इन, इसमें अगर तुम सिमिलैरिटी देखोगे, परचेज परचेज परचेज, एंड ये अकेले बेचारा है सोल्ड। तो इसका मतलब इसमें 3 ट्रांजेक्शन्स थी जो परचेज से रिलेटेड थी और जो एक ट्रांजेक्शन है वो सेलिंग से रिलेटेड है। लाइकवाइज दूसरा भी हो सकता था, क्या पता 3 ट्रांजेक्शन सेल से रिलेटेड होती और एक परचेज से। तो एक बिजनेस में सिर्फ ये 4 ट्रांजेक्शन तो होती नहीं है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। इसका मतलब बहुत सारे कॉलम में बहुत सारी क्लासिफिकेशन हो सकती है। तो पहले हमें हमारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, फिर हम क्या करेंगे कि हम उनको अलग अलग लिखना शुरू कर देंगे। अलग अलग जैसे हमने सोचा कि परचेज वाले यहाँ लिख देते हैं और सेलिंग वाले यहाँ लिख देते हैं। ओके ओके, तो हमारे परचेज से रिलेटेड कितने कितने थे? 50,000, 20,000 और एक 30,000 का था। एम आई राइट? और सेलिंग से रिलेटेड क्या था? 1,20,000 की एक सेल हुई थी गुड्स की। बस। अब सेकेंड, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये जो मैंने क्लासीफाई करा है इसको एक समरी भी बनानी है। अब इसकी समरी कैसे बनाऊँ मैं? समरी तो मैं ऐसे बना सकती हूँ कि चलो परचेज हुई 50, 20, 30, इसका मतलब टोटल परचेजेस कितने की हो गई? 1 लाख की। तो अब मैं अगर इसको शॉर्ट में अगर किसी को बताऊँ तो मैंने अपने बिजनेस के ड्यूरेशन में कितने की परचेज कर ली? 1 लाख की। और सेल कितने की कर ली? 1,20,000 की। ये मैं समराइज़ करके लोगों को समझा सकती हूँ ना। तो समराइजेशन में क्या आ गया कि हमें सारे एक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग लिखा और उसके बाद सबका एक जॉइंट बैलेंस निकाल लिया। सबको अलग अलग डील करना तो मुश्किल हो जाता है ना। नाउ फॉर द लास्ट स्टेप विच इज़ एनालाइज एंड कम्युनिकेटिंग द ट्रांजेक्शन। इसका मतलब अब हमें इसको एनालाइज करना है। एनालाइज क्या होता है? एनालाइज होता है गहन सोच। तो इसमें सोचने जब बैठोगे तो परचेज हुई 1 लाख की, सेलिंग हुई 1,20,000 की, तो क्या हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर पाए या हम लॉस बियर कर रहे हैं? खुद सोचो। परचेज करने पे पैसा गया, 1 लाख गया और आया कितना? 1,20,000, 1,20,000 आ गया। तो हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट पे हैं। कितने प्रॉफिट पे? 20,000 के प्रॉफिट पे हैं कि नहीं? बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब हमने अपनी पूरी अकाउंटिंग से क्या निकाला? फाइनल रिजल्ट कि हमने अपनी अकाउंटिंग में 20,000, बिजनेस में 20,000 का प्रॉफिट अर्न करा है। तो ये सारा हमें इन सब से पता चल जाता क्या? नहीं। अगर हम इस ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड करते तब तो हम 3,000 लॉस में होते, है ना। पर जब हमने पूरी अकाउंटिंग को ढंग से फॉलो करा, हमने एनालाइज करा, हमने पहले आइडेंटिफाई करा, फिर उसको क्लासीफाई करा, समरी भी लेकर आए, उसके बाद एनालाइजेशन पे गए, तो हमें पता चला कि हम एक्चुअली बिजनेस में 20,000 के प्रॉफिट पे हैं। और अब जो हमने निकाल ही लिया है अपना प्रॉफिट, तो हम इसको कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेट किसको करेंगे? जिसको इसकी ज़रूरत होगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो इस अकाउंटिंग के यूज़र्स होंगे, जिनको इस अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन से बहुत हेल्प मिलने वाली है। वो हम अभी कवर करते हैं थोड़ी देर में। बट उससे पहले हमने अपनी अकाउंटिंग की प्रोसेस को बहुत ईजीली समझ लिया है कि वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद मनी वैल्यू निकालो। मनी वैल्यू को मेजरिंग कहते हैं। फिर रिकॉर्ड करो, एक अलग जगह रिकॉर्ड कर लो ना। जिस जिस बुक से जो जो ट्रांजेक्शन रिलेट करती होगी हम उसको उस वाली बुक्स में पुट करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद एक समरी, एक समराइज बैलेंस निकाल देंगे। देन एनालाइज करेंगे कि वो जो बैलेंसेज हैं उनसे हमें प्रॉफिट मिला या लॉस मिला। एंड फाइनली हम अपना रिजल्ट जो है अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर देंगे। तो अब जब हमने अपनी अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लिया है तो क्या आप इसका डेफिनेशन वर्जन निकाल सकते हैं?
अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, measuring, recording, classifying, summarizing the transaction, analyzing the transaction and communicating the result thereof मतलब उसका result communicate करना है। तो हो गई ना, डेफिनेशन तो बहुत इजी थी और हमें सिर्फ 6 स्टेप से ही पता लग जानी थी। सो जो हमें अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारे इसी स्टेप से निकल कर आया है, वो है कि कम्युनिकेट किसको करोगे आप रिजल्ट, दैट इज़ यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हम काम करते हैं, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ते हैं। सो अब जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे पास जो यूजर्स होते हैं ना, हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं 2 टाइप ऑफ यूजर्स में। कुछ लोग होते हैं जो कंपनी से जुड़े होते हैं और उनको अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और कुछ लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते बट स्टिल दे नीड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारे बिजनेस से जुड़े हैं वो इंटरनली एसोसिएटेड हैं, तो उनको कहते हैं इंटरनल यूजर्स। और जो हमारे बिजनेस से जुड़े नहीं हैं बट दे स्टिल नीड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उनको कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो अब आप खुद सोचो कि जब हम इंटरनल यूजर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको यूज़ करनी होगी। सबसे पहले तो हमें आई गेस जो सीए वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट निकालते हैं या प्रॉफिट का पूरा एनालाइजेशन जो होता है वो किसको बताते हैं, वो बताते हैं मैनेजमेंट को। तो सबसे पहला जो यूज़र होगा वो होगा मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट को हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ऑब्वियसली अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो जो नेक्स्ट टर्म का पॉलिसीज़ हैं, टर्नओवर है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेक्स्ट टाइम उन्हें यूज़ करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो उन्हें कैसे पता चलेगी। उसके बाद कंपनी से और कौन होता है जो क्लोजली रिलेटेड होता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़। अब अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को नहीं पता जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, उनको सैलरी अगर मिल रही है, बोनस मिल रहा है तो उसका क्या रीज़न है, और सैलरी अगर नहीं मिल रही है तो उसका क्या रीज़न है। हर किसी को माल्या नहीं बनना ना, ओके, जस्ट टू मेक इट फन। ओके, सेकंड क्या हो गए, एम्प्लॉयज़। ना थर्ड, अब खुद सोचो कि हमारे बिजनेस के इंटरनल यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं। मैनेजमेंट को दो बताना ही पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को बताना ही पड़ता है, उसके अलावा ओनर को तो बताया ही नहीं, कम से कम जिसने बिज़नेस खोला है उसको बता तो दो कि तुम्हारा बिज़नेस फ़ायदे में है या घाटे में है ना। अब इसके अलावा आप इंटरनल यूजर्स बताओ, और हो सकते हैं कोई। हमने एम्प्लॉयज़ जो वहाँ काम करते हैं उसको बता दिया, जो काम करवाते हैं मतलब जो मैनेजमेंट में होते हैं उनको बता दिया, जिसका बिजनेस है उनको बता दिया। तो अब कौन बचे जो इंटरनल यूजर्स होंगे, दैट्स इट। इतने ही इंटरनल यूजर्स होते हैं जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। नाउ मूविंग ऑन टू एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब कंपनी से हट के जितने भी लोग हैं वो सारे एक्सटर्नल्स हैं। तो अब एक्सटर्नल में कितने लोग आते हैं, सबसे पहले आपने सुना है ना कि हर किसी को टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो टैक्स पे करना पड़ता है वो किसको करना होता है, गवर्नमेंट को करना होता है। इसका मतलब गवर्नमेंट बहुत इंटरेस्टेड होगी हर कंपनी की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ आएगा वो क्या होगा, वो होगा गवर्नमेंट। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, सेकेंडली कौन इंटरेस्टेड होगा। सेकेंडली हमारी जो कंपनी है उसमें सिर्फ ओनर का पैसा नहीं होता, या हमारी जितनी भी बिजनेसेस हैं उसमें सिर्फ ओनर का पैसा नहीं लगता। हमारे बिजनेस में थोड़े इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगता है। इसका मतलब वो लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी किसी बिजनेस में, तो उनको भी तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना उस बिज़नेस की कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसका मतलब हमारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, अब इन्वेस्टर्स तो चलो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पर्पज़ से आए थे। कुछ लोग होते हैं जो हमारे बिज़नेस को उधार देते हैं, मतलब वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अभी आप हमारे पैसे को यूज़ कर लो बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें हमारा पैसा चाहिए। अब वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं जिनसे कंपनी या बिज़नेस उधार लेती है। उधार लेने वाले लोग होते हैं जिनसे हम उधार लेते हैं, सबसे पहले होते हैं बैंक्स। बैंक से हम लोग उधार लेते हैं, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ उसके बाद भी हैं जब हम इंस्टीट्यूशन से या फिर ऐसे लीगलाइज्ड वे में लोन नहीं लेते और किसी उधार साहूकार से जब लोन लेते हैं, उसको एक टर्म कहते हैं। राइट नाउ तो मैं आपको बता देती हूँ, क्रेडिटर्स, लेकिन इसको हम समझेंगे और डिटेल में अपने सेकंड चैप्टर में। ओके, तो कुछ लोग जो इंडिविजुअल हमें उधार प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं क्रेडिटर। जब हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स उधार देते हैं तो उसको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और इंडिविजुअल लोन को हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। ना गवर्नमेंट हो गए इंटरेस्टेड, इन्वेस्टर्स हो गए इंटरेस्टेड, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंस उन्होंने लोन प्रोवाइड करा है तो वो तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे। क्रेडिटर्स, उन्होंने भी लोन प्रोवाइड करा है तो वो भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे। इसके अलावा कौन से लोग होंगे जो हमारी कंपनी के इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे, जो एक्चुअली हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं? कंज्यूमर, कंज्यूमर और पब्लिक भी कह सकते हैं उन्हें, है ना। अब कंज्यूमर तो वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, बट पब्लिक तो एट लार्ज एक लार्ज अमाउंट ऑफ फिगर है ना। पब्लिक तो एक वाइडर कॉन्सेप्ट के अंदर आएगी, तो पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड होगी? क्योंकि जो बिज़नेस है उसने जो रिसोर्सेज यूज़ करे हैं अपने गुड्स को बनाने के लिए या पूरे प्रोसेस में अपने बिज़नेस को स्टेब्लिश करने के लिए, उसमें जो रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं वो तो पब्लिक के भी थे ना। पब्लिक के रिसोर्सेज का एक्स्ट्रा यूज़ किसने करा है? बिज़नेस ने करा है। तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड करे, और पब्लिक को एज एन जागरूक नागरिक देखना भी चाहिए कि कौन सी कंपनी या बिज़नेस है जो फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रही है उनके रिसोर्सेज का, और कौन सी बिज़नेस ऐसे ऐसे हैं जो उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बिकॉज ये उनके ही रिसोर्सेज हैं, ये हमारे ही रिसोर्सेज हैं। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दोज रिसोर्सेज, इजंट इट? ओके, सो पब्लिक एंड कंज्यूमर्स तो हो गए। क्या कोई और है जो अभी लेफ्ट आउट होगा? हमने गवर्नमेंट को टैक्स देना था तो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी, इन्वेस्टर हो गया, बैंक हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, कंज्यूमर और पब्लिक हो गई। एनीवन? मैं बताती हूँ। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आई गेस आप लोग सोचने में थोड़ा सा पीछे रह जाते, क्योंकि ये पॉइंट है थोड़ा सा हटकर रिसर्चर्स। ठीक है, तो अब ये रिसर्चर्स क्या होते हैं? रिसर्चर्स वो लोग होते हैं जो डिफरेंट रिसर्च को कैरी आउट करते हैं। इसका मतलब उनका मोटिव जो भी होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को वो सर्च करते हैं और उसके बाद उसका एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। अब अगर किसी भी रिसर्चर का जो मोटिव है वो बिज़नेस के ऊपर ही होगा तो उसको तो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ना। इसीलिए हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिसर्चर्स के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो अब जो हमने अपने सारे यूजेस जो एक्सटर्नल थे, आउटसाइड द कंपनी थे, वो भी कवर कर लिए हैं। वो कौन कौन थे? रिसर्चर, गवर्नमेंट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर एंड पब्लिक। और जो हमारे इंटरनल यूजेस थे वो तो सिर्फ 3 ही थे, बिजनेस का ओनर, बिजनेस की मैनेजमेंट एंड बिजनेस के एम्प्लॉयज़। तो अभी हमने अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन कवर कर ली, हमने अपने अकाउंटिंग के यूजेस को कवर कर लिया। तो अब हम हमारे अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस करनी है, बट वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो नींद आने लगती है ना, क्योंकि मूवी तो है नहीं, मूवी तो हम 3 घंटे देख सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल वीडियोज़ तो आई डोंट थिंक 20 मिनट से ज़्यादा। सो इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बट इसके सारे नोट्स आपको भी बनाने हैं और हमारी सिमरा क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पे तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे विद इन 1 and 2 आवर्स में। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे हमारा व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पे भी हमें बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस विद इन 24 आवर्स। आपको आपका सोल्यूशन के साथ डाउट क्लियर करना सिमरा क्लासेस की जिम्मेदारी है, और हम अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। सो आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।